अमित शाह के गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन बनाई है। भीड़ को रोकने, बांटने और घेरने के तरीके बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक की तैयारी की जा रही है। ये तब हो रहा है जब राहुल गांधी ने ये कह दिया कि जैन जी ही इस देश को बचाएंगे, देश के युवा देश को बचाएंगे। तो सवाल यह है, क्या मोदी सत्ता राहुल गांधी से डर गई है? इसलिए अमित शाह भीड़ से निपटने की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए 1974 के बाद हुए आंदोलन की स्टडी की बात की जा रही है। सवाल यह है कि 1974 के बाद तो बीजेपी ने ज्यादातर आंदोलन किए, आरएसएस ने किए, तो उनकी स्टडी तो होगी ना। 2014 के बाद हुए आंदोलनों की स्टडी होगी और यही वो सवाल पैदा होता है, क्या मोदी सत्ता और कथित चाणक्य, जिन्हें लोग तड़ीपार भी कहते हैं, नेपाल में जैन जी की बगावत से क्या वो डर गए? या राहुल गांधी जिस तरह हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या सत्ता को इस बात का भी डर है कि आने वाले दिनों में महामानव की सत्ता के खिलाफ लोग सड़कों पर ना उतर जाए? और उसी तैयारी में अमित शाह लगे हुए हैं क्या? इस डर को ऐसे समझिए कि भाजपा का एक पूर्व सांसद खुलेआम धमकी देता है कि अगर भारत में नेपाल जैसा कुछ हुआ तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। ये किसी और का नहीं, कन्नौज के पूर्व सांसद का बयान है। मगर सवाल तो यह है कि राहुल गांधी के पास घर ही नहीं है, तो क्या कांग्रेसियों के घर जलाए जाएंगे? बनारस में अजय राय का घर जलाया जाएगा? मैनपुरी लखनऊ में अखिलेश यादव का घर जलाया जाएगा? सवाल यह है, क्या अंग्रेजों से माफी मांगने वालों के पास इतनी ताकत है कि वे राहुल गांधी और अखिलेश यादव का घर जला देंगे? सपा सुप्रीमो ने इस पर पलटवार किया और कहा कि एक बार उन्होंने सुब्रत पाठक से कह दिया था कि पान खाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मत किया करो। आज तक सुब्रत पाठक ने पान खाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, मगर अखिलेश यादव ने जरूर कहा कि पाठक आजकल कन्नौज का ज्यादा जर्दा खाने लगे हैं और इसे कहते हुए मीठे शब्दों में औकात बताना। लेकिन भाजपाइयों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, इसका पता छुट भैया नेताओं से ही चलता है कि सुब्रत पाठक ने बता दिया कि मोदी सत्ता को किस बात का डर है और अगर देश के जनता सड़कों पर उतरी तो भाजपाई दंगा भी कर सकती है। यानी मोदी की कुर्सी बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसी चर्चा निकल पड़ी है। मगर महामानव के चुनाव जीतने का राज खुल गया है, ऑन कैमरा खुल गया, क्योंकि एक इंटरव्यू में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुलेआम ये स्वीकार कर लिया कि नरेंद्र मोदी और उनका पूरा इकोसिस्टम फर्जीवाड़े से चुनाव जीत रहा है। एक सवाल के जवाब में रेखा गुप्ता ने कहा कि 70 साल उन्होंने ईवीएम हैक किया तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब हमने कर लिया तो बुरा लग गया। अब आप लोग बताइए कि ईवीएम हैक होता है क्या? इससे पहले किसी ने कबूला था? मत भूलिए कि रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी का भंडाफाड़ ऐसा करेंगे कि किसी को भी संदेह नहीं रहेगा कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी की है और फर्जीवाड़े से चुनाव जीते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पास पक्के सबूत हैं। उनके अनुसार वो इस देश के जैन जी को बताने जा रहे हैं कि मोदी के तीसरी बार सत्ता में लौटने का राज क्या है और इस जैन जी का पहला इंतजाम बिहार होगा, जहां की सड़कों पर जैन जी को नौकरी की मांग के नाम पर पुलिस की लाठियां मिलती है, भर्ती के नाम पर सरकारी आश्वासन मिलता है और यही जैन जी अब बीपीएससी में सुधार की मांग को लेकर उठाता है तो पुलिस की गोलियां भी चलती है, आंसू गैस के गोले भी बरसाए जाते हैं और पटना की सड़कों पर हंगामा मच जाता है। याद रखिए, कुछ ही महीने पहले पटना में बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन में प्रशांत किशोर भी पॉलिटिकल माइलेज लेने पहुंचे थे। कुछ समय बाद जब राहुल गांधी पटना पहुंचे तो वह भी छात्रों से मिले थे और रात के अंधेरे में तेजस्वी और पप्पू यादव भी प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले थे और यही जैन जी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रहा था। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद कर रहा था। इसलिए ये बताना मुश्किल ही है कि बिहार में
जैन जी एक तरफा किसकी तरफ जाएगा और किस पार्टी को वोट देगा। मगर बिहार की बाउंड्री नेपाल से मिलती है और नेपाल में जैन जी से तख्ता पलट कर दिया। 2 ही दिन में नेपाल की सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और जैन जी ने सोशल मीडिया के जरिए तय किया कि क्रांति के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा। और हाँ, नेपाल में जैन जी ने जो आंदोलन किया उसका कोई चेहरा नहीं था, मगर नेपाल के युवा अच्छा दिनों की आस में भ्रष्टाचार, सरकारी तानाशाही से तंग आ चुके थे और जब सोशल मीडिया पर बैन लगा तो यह पिन पॉइंट बन गया और उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत में ही महामानव यही सब तो करते हैं। जीएसटी के नाम पर 8 साल लूटने के बाद अब बचत उत्सव मना रहे हैं, यानी 8 साल लूटोत्सव, उसके बाद बचत उत्सव, मगर कोई भाव नहीं दे रहा है। लोग महामानव का तमाशा देख रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे नेपाल के युवा देख रहे थे। उनके नेताओं के बेटे क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, किस तरीके की लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, ये ठीक वैसे ही है जैसे भाजपा के लोग आपके बच्चों को तो कांवड़ यात्रा निकालने के लिए बोलते हैं, सावन में जल चढ़ाने की बात बोलते हैं, गो रक्षा में ठेले देते हैं और कुछ नहीं तो हिंदू खतरे में है नाम पर बहलाते हैं, मगर अपने बच्चों को विलायत में पढ़ाते हैं। निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर से लेकर रवि शंकर प्रसाद तक, जयशंकर और डोभाल के बेटे तो स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा है, मगर ये सब अमेरिका और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में पढ़े और पढ़ते हैं और जब लौट के आते हैं तो सीधे महामानव के मित्रों की कंपनियों में सेट हो जाते हैं। क्योंकि इस देश का विदेश सचिव भी अगर रिटायर होता है तो महामानव के मित्रों के यहाँ नौकरी बजाता है। जयशंकर ने विदेश सचिव का पद छोड़ने के बाद टाटा के यहाँ काम किया था। ये किससे छिपा है? और इस देश की अफसरशाही से रिटायर होने के बाद बहुत सारे नौकरशाह मोदी के मित्रों के यहाँ नौकरी पा लेते हैं। अभी हाल ही में ईडी के एक अधिकारी जिन्होंने विपक्ष के नेताओं को जेल का रास्ता दिखाया था, उन्हें एक बड़का सेठ की कंपनी में नौकरी मिल गई। और बिहार का तो नेपाल के साथ रोटी बाटी का रिश्ता है, तो इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि नेपाल का बिहार पर असर बिल्कुल नहीं होगा। जमीनी हकीकत यह है कि राहुल गांधी को भी बिहार के इसी जैन जी से उम्मीद है कि वोट चोरी के मुद्दे पर सत्ता की रोटी पलट देगा। और जब राहुल गांधी बिहार में कह रहे थे कि पहले वो अपना वोट छीनेंगे, फिर राशन कार्ड छीनेंगे, उसके बाद पढ़ाई, कमाई और दवाई का नंबर आएगा, तो ये नारा बिहार को तो समझ में आ रहा था, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा था। और इसकी टेस्टिंग अमित शाह की रैली में हो गई। जब गोदी मीडिया की चाणक्य ने पूछा कि राहुल गांधी ने यात्रा किस मुद्दे पर निकाली, तो जनता से यानी उन्हीं के समर्थकों से आवाज आई कि वोट चोरी के। और ये सुनने के बाद भगवा चाणक्य बेहोश होते होते बचा, क्योंकि उन्हें पता है कि नेपाल और बिहार की हालत एकदम एक जैसी है और जनता बदहाल है, नेता मस्ती में जी रहे हैं। और इस बात को ऐसे समझिए कि नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी 200 करोड़ से ज्यादा की जमीन खरीद रहे हैं और ये आरोप प्रशांत किशोर का है, मगर बिहार के नौजवानों को क्या मिला?